आज की इस क्लास में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस एक टॉपिक है, इसमें ये सेगमेंट जो आज हम कराने जा रहे हैं, ये सेगमेंट प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और इस सेक्शन में हम लोग इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस हैं इसमें हम क्या क्या देखेंगे, ये वाला टॉपिक गवर्नेंस में कवर किया जाता है। मैं पॉलिटी में भी आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं क्योंकि प्रीलिम्स में कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है और ये हमारी पॉलिटी का हिस्सा है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं इसमें नॉर्मली हम लोग तीन प्रकार के इंस्टीट्यूशंस देखते हैं। जैसे एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक इंस्टीट्यूशन मतलब संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं। दूसरा लीगल और स्टैट्यूटरी यानी कि विधिक संस्थाएं। और तीसरा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस। यानी कि भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में, भारत की व्यवस्था में ये जो संस्थाएं हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सरकार के काम में उसको सहायता करती हैं या गवर्नेंस के काम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं। ये संस्थाएं कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल सामान्यतया एडवाइजरी नेचर होती हैं, यानी इनका जो स्टेटस है वो एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन का है, सलाहकारी संस्थाओं का है। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं संस्थाएं, ये गवर्नेंस का पार्ट है। हम इसको इंडिया की फेडरल पॉलिटी के अंतर्गत देखेंगे क्योंकि इन संस्थाओं के द्वारा भारत के फेडरल सिस्टम पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल प्लानिंग कमीशन जो था, जिसे आज हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं, उसके स्टेटस को लेकर, जैसे फाइनेंस कमीशन है, जैसे SC ST कमीशन है, जैसे स्पेशल रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इन सब के स्टेटस को लेकर कभी कभी प्रश्न बनता है कि क्या ये भारत के संघीय राज्य व्यवस्था के विरुद्ध है, क्या ये भारत की संघीय राज्य व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। ये प्रश्न आता है कभी कभी, तो हम इसको पॉलिटी और गवर्नेंस दोनों में कवर करते हैं, दोनों में आता है। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव या फिर स्टैट्यूटरी या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसे हम गैर संवैधानिक कहते हैं, गैर संवैधानिक या गैर सांविधिक, ये संस्थाएं हैं तीन प्रकार की। तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है जो प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट हर साल आता है और इन तीनों के बीच का अंतर भी महत्वपूर्ण है समझना। तो ऐसी संस्थाएं
जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है। ऐसी संस्थाएं जिन्हें संविधान के किसी आर्टिकल, किसी पार्ट में डिफाइन किया गया है, जिनका पावर, स्टेटस, जुरिस्डिक्शन, फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा निर्धारित किया गया है। ऐसी संस्थाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहा जाता है। ऐसी संस्थाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के नाम से जानते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन, जैसे फाइनेंस कमीशन, जैसे नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन, ओबीसी, नेशनल ओबीसी कमीशन। यानी कि ऐसी संस्थाएं, ऐसी बॉडीज जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है, उनके जुरिस्डिक्शन, उनकी पावर्स, उनका स्टेटस संविधान के किसी न किसी प्रोविजन में डिफाइन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। इस 324 से लेकर 325, 26, 27, 28, यानी 325 से लेकर 328 तक इसके प्रावधानों को विश्लेषित किया गया। ये जो प्रावधान है और 329 में उसको निर्वचन दिया गया। ये जो प्रावधान है, इनमें इलेक्शन कमीशन के गठन, उनके काम, उनका जो जुरिस्डिक्शन है, उनकी जिम्मेदारियां हैं, वो सब बताया गया। दूसरा, जैसे फाइनेंस कमीशन, संविधान के अनुच्छेद 280 में इसके बारे में प्रावधान किया गया और आर्टिकल 280 इनके गठन, इनके कंपोजिशन सबके बारे में बताता है। ये 324 में इसके बारे में प्रावधान है, 324 से 329 के बीच में। नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन अनुच्छेद 338 में है, आगे हम पढ़ाएंगे एक एक करके। नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन अनुच्छेद 338 ए में है। इसी प्रकार जो ओबीसी कमीशन है, उसे अभी कुछ समय पहले संविधान में संशोधन करके यहां पर जोड़ा गया और अनुच्छेद 340 के अंतर्गत ओबीसी कमीशन को भी मान्यता दी गई। तो इस तरीके से जो ओबीसी कमीशन है, शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन है, शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन है, फाइनेंस कमीशन, इन सब का उल्लेख चूंकि संविधान में दिया गया। जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन और भी हैं, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 315, आर्टिकल 315 में पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन, 338 और 338 ए में। ये इस तरीके से कहने का मतलब है कि संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिन्हें संविधान के अंतर्गत ही वैधानिकता प्राप्त होती है, जिनका जुरिस्डिक्शन, जिनका गठन, जिनकी संरचना सब संविधान के द्वारा निर्धारित और परिभाषित होती है। ऐसी संस्थाओं को हम किस नाम से जानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के नाम से जानते हैं। जबकि वे संस्थाएं, ऐसी संस्थाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कह रहे थे, जबकि वे संस्थाएं जिनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ऐसी संस्थाएं जिनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ऐसी संस्थाओं को जिनका गठन संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून से किया गया है, ऐसे आयोग, ऐसे कमीशन, ऐसी बॉडीज
ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनका कि किसी कानून से ही गठन किया गया है, संविधान में उनका कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि संसद या लेजिस्लेचर के कानून से उनका गठन किया गया है, ऐसी संस्थाओं को, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को हम लोग लीगल या स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन के नाम से, लीगल या स्टैट्यूटरी कमीशन के नाम से जानते हैं। यानी ये इंस्टीट्यूशन जिनको हम आयोग यानी कमीशन, आयोग के नाम से भी जानते हैं, इन्हें हमने किस किस रूप में देखा? इसे हम संवैधानिक आयोग या संवैधानिक संस्था, इन्हें हम विधिक आयोग या विधिक संस्था, गैर संवैधानिक गैर विधिक आयोग या संस्थाओं के नाम में कैटेगराइज किया, के रूप में कैटेगराइज किया। जो दूसरा वाला है, पहला तो था जिसमें हमने आपको संवैधानिक आयोग, संवैधानिक संस्थाओं के बारे में बताया। जो दूसरा है, इसे वैधानिक आयोग या विधिक संस्था के नाम से जानते हैं। और जो विधिक आयोग, विधिक संस्थाएं हैं, इन विधिक आयोग, विधिक संस्थाओं में जो महत्वपूर्ण आयोग आते हैं, जैसे सूचना आयोग, इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। कैसे एक विधिक आयोग है, कैसे स्टैट्यूटरी कमीशन है? क्योंकि ये संसद के द्वारा बनाए गए कानून, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के प्रावधानों के द्वारा इसका गठन किया गया। यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम में ही ये प्रावधान किया गया कि केंद्र के स्तर पर एक केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य के स्तर पर एक राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाएगा, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इसीलिए इसी प्रकार नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन आयोग भी है। इसका गठन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत किया गया। 2005 के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत इसका गठन किया गया। इसके अलावा जो हमारे अन्य कमीशन भी हैं, जैसे ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल विमेन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग आदि। ये जो आयोग हैं, इनका चूंकि किसी न किसी कानून से इनका गठन किया गया है, किसी न किसी कानून के माध्यम से इनको गठित किया गया है, तो उन कानूनों के जो इनको लेजिटिमेसी मिली है, इसी वजह से इन लोगों को लीगल या स्टैट्यूटरी कमीशन के नाम से जाना जाता है। तीसरा है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ये विशिष्ट संस्थाएं हैं, ये ऐसी संस्थाएं हैं, ये इस प्रकार के आयोग हैं जिनका उल्लेख ना तो संविधान में किया गया है और ना ही संसद के किसी कानून से इनका गठन किया गया है। यानी इनको बनाने के लिए ना तो पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी प्रकार का यहां पर कोई प्रावधान शामिल किया संविधान के अंदर। परंतु ये ऐसी संस्थाएं हैं जो संविधान के किसी प्रोविजन का उल्लंघन नहीं करते और ना ही गैर कानूनी है। यानी ऐसी संस्थाएं जो ना तो संविधान के द्वारा गठित की गई हैं और ना ही संविधान का उल्लंघन करती हैं, ना ही संसद का किसी कानून से उनको अथॉरिटी मिली है, ना ही वो संसद के किसी कानून का उल्लंघन करती हैं। ऐसी संस्थाओं को गैर संवैधानिक, गैर वैधानिक संस्थाओं के नाम से जानते हैं। यहां पर एक बात स्पष्ट कर दूं, गैर संवैधानिक और असंवैधानिक में जमीन आसमान का अंतर है। गैर संवैधानिक का मतलब कि संविधान में नहीं है लेकिन संविधान के विरुद्ध भी नहीं है।
जबकि असंवैधानिक का मतलब संविधान के विरुद्ध, अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब संविधान के विरुद्ध, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब संविधान के विरुद्ध नहीं है, संविधान के द्वारा ऑथोराइज भी नहीं, लेकिन संविधान से अलग भी या संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन भी नहीं करता। तो इस प्रकार नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तीसरे प्रकार की बॉडीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नीति आयोग। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है, पहले प्लानिंग कमीशन एनडीसी वगैरह होता था, इसकी जगह पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन, दूसरा एनडीसी। इन दोनों को मिलाकर आज की डेट में क्या बन गया है, नीति आयोग। इस प्रकार हमारे शासन, हमारे देश की राजनीतिक प्रणाली में, शासन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इनकी भी बड़ी भूमिका होती है। ये आयोग शासन में सहायता देते हैं, ये आयोग नीतियों के निर्माण में सभी के हितों को सुनिश्चित करने के लिए बनाए जाते हैं। ये आयोग विशेष अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट सरकार को देते हैं और सरकार की जिम्मेदारी होती है वो इस रिपोर्ट पर कार्रवाई करे। सरकार ने क्या कार्रवाई की है इसके ऊपर उसे एक विस्तृत रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करनी पड़ती है और उन्हें उस रिपोर्ट को आधार बनाकर संसद में चर्चा भी होती है। इस प्रकार कहीं ना कहीं इन आयोग की रिपोर्ट सरकार पे या सरकार की कार्यप्रणाली को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती ही हैं। ये संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भले ही शासन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन शासन के संदर्भ में इनकी सिफारिशें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और इन सिफारिशों को सरकार नज़रअंदाज नहीं कर सकती क्योंकि ये विशिष्ट अध्ययन समूह हैं और ये समूह अगर संवैधानिक है तो इनकी मान्यता और भी अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार से हम देखें तो भारत में जो संविधान और कानून से बनी संस्थाएं हैं वे संस्थाएं शासन और सरकार दोनों को सहायता करने के उद्देश्य से ही बनाई गई हैं। अब इन संस्थाओं में हम एक एक करके चीज़ों को पढ़ेंगे। ये शासन के चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये गवर्नेंस के चैप्टर का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है और गवर्नेंस में इनडायरेक्टली ये हेल्प करती हैं और इसी में हम लोग पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले अध्ययन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, संवैधानिक संस्थाएं या संवैधानिक आयोग। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस हैं और इनकी अथॉरिटी, इनका जो फंक्शन है, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं संविधान तय करता है। हालांकि संविधान ये प्रावधान कर सकता है कि सरकार किस प्रकार से इनको मैनेज करेगी, रेगुलेट करेगी, लेकिन इन संस्थाओं का गठन करना सरकार के लिए अनिवार्य होता है। अगर कोई संस्था का उल्लेख संविधान में किया गया है तो भी सरकार के डिस्क्रिशन पर नहीं है कि सरकार उसे बनाएगी कि नहीं बनाएगी, सरकार को उसे बनाना ही पड़ेगा। बनाएगी सरकार ही, लेकिन वो संविधान में उसका उल्लेख होने के कारण सरकार के पास ऑप्शन नहीं बचते, उन्हें उसका गठन करना ही पड़ता है। इसी संदर्भ में हम पहले कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन से स्टार्ट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस और इंस्टीट्यूशंस, और इसमें जो पहला आयोग है दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग। अब इस आयोग के संवैधानिक पक्षों को जानने के पहले हमें देखेंगे कि इस आयोग का मूल काम क्या है। इस आयोग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन
इस आयोग का जो काम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल संविधान के भाग 15 में इलेक्शन की बात कही गई, पार्ट 15 में इलेक्शन की बात की गई और आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में प्रावधान किया गया। और जो जिम्मेदारी बताई गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वो क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस जो इनकी जिम्मेदारी बनाई गई, पावर टू सुपरिंटेंड कंट्रोल and supervision of preparation of electoral roll, मतदाता सूची के निर्माण, मतदाता सूची को तैयार करने का जो कार्य है उसका पर्यवेक्षण, उसका निरीक्षण करना एंड to control the election of लोक सभा, विधानसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। यानी लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में मतदाता सूची को तैयार करने और मतदान का पर्यवेक्षण, सुपरविजन, नियंत्रण करने की शक्ति किसमें निहित होगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। अनुच्छेद 324 कहता है भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा और इसी निर्वाचन आयोग में लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि के निर्वाचन से संबंधित मतदाता सूचियों को तैयार करने, मतदान का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करने और नियंत्रण करने का समस्त शक्ति निहित होगी और इस संदर्भ में उसे नियम बनाने के अधिकार भी प्राप्त होंगे। इस प्रकार अनुच्छेद 324 वास्तव में एक निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन के गठन का प्रावधान करता है और शक्तियां भी उसी में निहित करता है। कैसी शक्तियां? शक्तियां लोकसभा, विधानसभा का चुनाव करवाने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाने की और इस संदर्भ में मतदाता सूचियों को तैयार करने, इलेक्टोरल रोल को तैयार करने और उसके संदर्भ में जितनी एक्टिविटीज हैं उनका नियंत्रण करने का अधिकार इसी 324 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। इस प्रकार भारत का निर्वाचन आयोग का काम है लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का निरीक्षण, पर्यवेक्षण करना, मतदाता सूची को तैयार करना। ठीक है, अब हम इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में 3 बातें देखेंगे। पहला, इसका स्टेटस। इसका स्टेटस क्या है? इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसका स्टेटस है कि ये एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। दूसरा, कंपोजिशन, संगठन कैसा होगा इसका? सिंगल मेंबर और
मल्टी मेंबर बॉडी, एक सदस्य हो सकता है और बहु सदस्य भी हो सकता है। अगर एक सदस्य है तब कोई टेंशन नहीं, वही भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहलाएगा, वही भारत का निर्वाचन आयुक्त कहलाएगा। लेकिन अगर मल्टी मेंबर है, मतलब मान लीजिए 3 मेंबर्स हैं, तो इसमें एक व्यक्ति जो होगा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, बाकी सब इलेक्शन कमिश्नर होंगे। यानी ये मल्टी मेंबर भी हो सकता है, सिंगल मेंबर भी हो सकता है। 1989 तक सिंगल मेंबर ही था, लेकिन 1989 में क्या हुआ, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम राजीव गांधी सरकार ने पारित किया और जो वोटिंग एज था, वोटर्स का एज था, वो 21 से घटा के 18 कर दिया, जिससे करोड़ों वोटर्स बढ़ गए। अब करोड़ों वोटर्स बढ़ने से अब उनके लिए मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ना, उनको उन क्षेत्रों का फिर से परिसीमन करना, डिलिमिटेशन करना, बहुत से काम बढ़ गए, जिसके कारण इलेक्शन कमीशन को एक सदस्य के बजाय 3 सदस्य कर दिया गया। बाद में कुछ समय के लिए फिर से एक सदस्य किया गया, लेकिन आज की डेट में ये 3 मेंबर बॉडी है इलेक्शन कमीशन। आज की डेट में इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर बॉडी के रूप में स्थापित है। तीसरा, इसका फंक्शन, काम क्या क्या है, इलेक्शन कमीशन का क्या क्या काम है। तो इलेक्शन कमीशन का काम हम अलग से देखेंगे, फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, और फिर देखेंगे इसमें इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, इलेक्शन कमिश्नर का कैसे कार्यकाल तय होता है, कैसे उनको हटाया जाता है, ये सब देखेंगे। लेकिन पहले हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन।